किसी भी मुल्क की सोसाइटी, उसकी इकोनॉमी और उसकी पॉलिटिक्स टोटली लिंक्ड होती है उस कंट्री की ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ। यानी उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ही डिसाइड करती है कि उस मुल्क की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल पॉलिसीज क्या होंगी। पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान सिट्स इन साउथ एशियन रीजन, यानी पाकिस्तान साउथ एशियन रीजन का पार्ट है और उस बेसिस पे पाकिस्तान कुछ एक्टिव इश्यूज को फेस करता है, जैसा कि आउटस्टैंडिंग इशू ऑफ कश्मीर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और दूसरे केस में जो कि टेरर थ्रेट है, जो कि एक्टिवली पाकिस्तान को थ्रेटन करती है फ्रॉम द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान। अब इन दोनों थ्रेट्स को सामने रखते हुए पाकिस्तान को अपना ज्यादातर बजट जो है वो डिफेंस की तरफ रीओरिएंट करना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है, और बाज़ औकात जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉस्पेरिटी है उसके ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इस बेसिस पे, रीजनल प्लेसिंग की बेसिस पे पाकिस्तान को काफी सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी फेस करना पड़ते हैं। अब इन डिसएडवांटेजेस को सामने रखते हुए पाकिस्तान को साउथ एशियन रीजन से उठा के, यानी इसको फिजिकली उठा के किसी और जगह पे यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में तो प्लेस किया नहीं जा सकता, लेकिन एक और काम जरूर किया जा सकता है। वो ये है कि पाकिस्तान की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो पॉलिसीज हैं वो बजाय साउथ एशियन रीजन के साथ कनेक्ट करने के वो किसी और रीजन के साथ कनेक्ट की जा सकती हैं। और यही किया गया फेब 2026 में, जब वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को रिलेट किया, पाकिस्तान को डिटैच किया फ्रॉम द रीजन ऑफ साउथ एशिया और इसको इंक्लूड कर दिया इन मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किन ग्राउंड्स पे पाकिस्तान को इस मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीकन रीजन का पार्ट बनाया गया और इसके साथ साथ इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। अब तक रीजनल लेवल पे जो पाकिस्तान के रिलेशन थे वो तो अब तक मैनेज हो रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ नेबरहुड, यानी इंडिया के साथ रिलेशंस, बांग्लादेश के साथ रिलेशंस, और सार्क का परमानेंट मेंबर तो पाकिस्तान ऑलरेडी है, जिसकी बेसिस पे इसकी अब तक जो कनेक्टिविटी थी वो रीजनल बेसिस पे थी। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान की जो लिंकेजेस हैं या इसका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो ज्यादा डिपेंडेंट और ज्यादा कंप्लायंट है विद रिस्पेक्ट टू मिडिल ईस्ट, और आज पाकिस्तान को इवेल्युएट किया जा रहा है और कनेक्ट किया जा रहा है विद कतर, सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएई। इस बेसिस पे जो सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता है कि क्या वो ग्राउंड्स हैं, किन बेसिस पे पाकिस्तान को अटैच किया जा रहा है मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका के साथ। वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान को लिंक किया गया है मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका के साथ। पाकिस्तान के साथ साथ एक और भी कंट्री लिंक हुआ है जिसका नाम है अफगानिस्तान, यानी आज इसको मीनाप कह के बुलाया जा रहा है, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इस बेसिस पे जो पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को जो अटैच करने की सबसे बड़ी रीजन हमारे सामने आती है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, वो ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसका एक नेट इंपैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर होना, उसका क्लोज होना, उसका एक इंपैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की तरह ही इन्फ्लुएंस हो रहा है, जबकि बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं जैसा कि इंडिया है या बाकी बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इस तरह के कंट्रीज लेस अफेक्टेड है बाय द डेवलपमेंट्स गोइंग ऑन इन मिडिल ईस्ट, जबकि पाकिस्तान जो है वो टॉप अफेक्टेड कंट्रीज में से एक है। गोया ये ऐसे है जैसे ये खुद मिडिल ईस्ट में ही बिलोंग करता हो, मिडिल ईस्ट में ही मौजूद हो ज्योग्राफिकली, जिस लेवल पे ये कंट्री अफेक्ट हुआ है इस वॉर की वजह से। और इन्हीं इंप्लीकेशंस की वजह से पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को और बाकी सभी इन मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज को एक ही रीजन का पार्ट बना के इनको मिनाप का नाम दिया गया है। और वर्ल्ड बैंक की तरफ से दूसरी रीजन जो है पाकिस्तान को इस रीजन के साथ अटैच करने की, वो ये है कि पाकिस्तान इज एज सिमिलर कंट्री एज मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आर विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसीज एंड देयर कंसीक्वेंसेस। यानी जो पॉलिसीज मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की है और उन पॉलिसीज के जो कंसीक्वेंसेस हैं, पाकिस्तान की पॉलिसीज भी उसी तरह की मिलती जुलती है, जिसमें नंबर 1 इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसमें नंबर 2 जो है दैट इज इनसफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर डायनामिज्म। यही हालात मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज के हैं। इसमें से कुछ गिने चुने कंट्रीज को अलहदा कर लिया जाना चाहिए, जो कि जैसा कि यूएई है, जैसा कि कतर है, और उसके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं वो लगभग इसी कैटेगरी में ही फॉल करते हैं, जिसके अंदर ये इस तरह के इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। और उसके अलावा एक और भी प्रॉब्लम है, यानी ओवर रिलायंस ऑन हाइड्रोकार्बन्स, और इसके अलावा लैक ऑफ स्किल्ड लेबर भी प्रॉब्लम है। ये पाकिस्तान और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज के प्रॉब्लम है, जिनके
के अंदर सिमिलैरिटी है, दैट इज व्हाई ऑल ऑफ दीज कंट्रीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द सेम रीजन जिसको मीनाप कहा जा रहा है। अगरचे पाकिस्तान ज्योग्राफिकली साउथ एशिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो लिंक्ड है मिडिल ईस्टर्न नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, यानी मीना रीजन के साथ। पाकिस्तान के केस में अगर रेमिटेंसेस की बात की जाए तो पाकिस्तान ने $35 बिलियन के रेमिटेंसेस रिसीव किए फिस्कल ईयर 2025 में, और चांसेस है, प्रोजेक्शंस हैं कि पाकिस्तान $42 बिलियन के, $40+ बिलियन के रेमिटेंसेस रिसीव करेगा फिस्कल ईयर 2026 में। अब इस बेसिस पे अगर हम कंपैरेटिवली लेके चलें, इसको कंपैरिजन में लेके आए साउथ एशिया को और मिडिल ईस्ट को, तो पाकिस्तान सीम्स टू बी मोर कनेक्टेड विद मिडिल ईस्ट, विद मीना कंट्रीज इंस्टेड ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। और ये जो रेमिटेंसेस हैं ये ज्यादातर कतर से, यूएई से और मेनली सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को रिसीव होते हैं। और आमतौर पे पाकिस्तान की पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करता है, जिसकी बेसिस पे इसको बेल आउट करना पड़ता है। और बेल आउट करने की बेसिस पे भी आमतौर पे कौन से कंट्रीज सामने आते हैं जो कि साउथ एशियन कंट्रीज नहीं है, रादर वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं। उनमें अगेन वही कंट्रीज हैं जिनसे ज्यादातर रेमिटेंसेस आते हैं, जिसमें कतर और केएसए शामिल है। और इस बेसिस पे पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल अटैचमेंट है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ज्यादा है, जो फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं वो मीना रीजन के कंट्रीज हैं, ना कि साउथ एशिया के। इसी बेसिस पे पाकिस्तान को ऐड कर दिया गया है मीना रीजन के अंदर। मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में पाकिस्तान के इंक्लूजन के बाद पाकिस्तान एक बड़े कंट्री के तौर पे इमर्ज कर सकता है। उसकी वजह यह है क्योंकि पाकिस्तान का बेस्ड ऑन इट्स पॉपुलेशन काफी ज्यादा पोटेंशियल है। जो मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीकन रीजन है इसकी ऑलरेडी जो पॉपुलेशन थी वो 520 मिलियन के आसपास थी, लेकिन आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एड ऑन होने के बाद इसकी जो पॉपुलेशन है वो 800 मिलियन पीपल भी क्रॉस कर चुकी है, जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान इसमें ऐड हुआ है और पाकिस्तान एक बहुत बड़े कंट्री के तौर पे इमर्ज कर सकता है। पाकिस्तान की इन सभी मीनाप 21 कंट्री में जिस कंट्री की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बड़ी होने का मकसद है कंज्यूमर इकोनॉमी, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा कंट्री है विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर इकोनॉमी, और उस बेसिस पे पाकिस्तान कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द अदर मीनाप कंट्रीज। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक प्रोग्राम जारी किया गया है जिसका नाम है $40 बिलियन पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, जो कि मीनाप कंट्रीज के लिए है। और मीनाप कंट्रीज की बेसिस पे पाकिस्तान क्योंकि आज इसका मेंबर है, तो उस सिनारियो में एज बिगर फिगर एज $20 बिलियन वो पाकिस्तान में आ सकते हैं 2026 से 2035 के बीच में, क्योंकि ये जो फिगर है, ये जो पार्टनरशिप प्रोग्राम है, ये जो पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, ये इसी रीजन की तरफ ही ओरिएंटेड है। और पाकिस्तान इस रीजन के अंदर बिगर प्लेयर है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। उस सिनेरियो में जो इस प्रोग्राम का मेजर चंक है उसको टुवर्ड पाकिस्तान चैनलाइज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू इंश्योर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन पाकिस्तान स्टेट। और इसके अलावा पाकिस्तान ने इन जीसीसी कंट्रीज के साथ 2004 से ऑनवर्ड एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है जिसका नाम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एफटीए। अब इस बेसिस पे भी रीजनल अलाइनमेंट बेसिस पे पाकिस्तान इन सभी कंट्रीज की मार्केट्स को टैप कर सकता है और लोकल लेवल पे प्रोडक्शन करके, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस को रिजॉल्व करके, इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिवैम्प करके, न्यू पॉलिसीज फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए ज्यादा से ज्यादा जो इन कंट्रीज की मार्केट्स है उनको ज्यादा से ज्यादा टैप कर सकता है। उनके पोटेंशियल को पाकिस्तान अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। और वीडियो के आखिर में वो पॉइंट जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान आज बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट हो चुका है मिडिल ईस्टर्न अफेयर्स को लेके। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एसएमडीए साइन किया था, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है वो शेयर हो गया सऊदी अरेबिया के साथ। यानी सऊदी अरेबिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो लिंक्ड है आज पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। इस बेसिस पे आज जो पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर अटैक आता है, दैट विल बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक विल बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल। यानी दोनों की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो चुकी है, इंटीग्रेट कर चुकी है। उसके अलावा मार्च और अप्रैल 2026 में पाकिस्तान का रोल देखा गया था, कंस्ट्रक्टिव रोल विद रिस्पेक्ट टू मीडिएशन और इवन आर्बिट्रेशन। पाकिस्तान का ये रोल प्ले किया गया यूएस ईरान वॉर को एंड करने के लिए,
اور پاکستان آج دن تک بھی آفر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی بیسس پہ پھر لیبنان کی طرف سے بھی ریکویسٹ آئی تھی کہ لیبنان اور اسرائیلی جو پرابلمز چل رہے ہیں اس بیسس پہ بھی پاکستان کو کچھ میڈیٹری رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے. اب اس سیناریو میں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی جو ڈیفنس ڈیلز ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ, اور پاکستان کی اکنامک اور پولیٹیکل ریلیونس جو ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ان سبھی گراؤنڈز پہ پاکستان آج زیادہ لنکیج انجوائے کر رہا ہے مڈل ایسٹرن اور نارتھ افریقن کنٹریز کے ساتھ, اور اسی بیسس پہ پاکستان کو آج میناب کا پارٹ کہا جا رہا ہے, اور کنیکٹیوٹی کی بیسس پہ ساؤتھ ایشیا سے اس کو ڈیٹیچ کیا گیا ہے. تھینک یو.